Hello students, in this video I Abhay Kumar going to discuss important assertion region objective questions of chapter 5 management matter of class 12. This video will be also helpful for those students preparing for AIMS Medical and IIT JEE advanced entrances. Now we have to start this video. Assertion region objective questions. In the following questions, select the correct option out of the options given below. Option A, both assertion denoted by the symbol capital A and region by capital R are true, and R, that is region, is the correct explanation of assertion capital A. Option B is both assertion A and region R are true, but region R is not the correct explanation of A. ऑप्शन बी होगा, अगर दोनों एसर्शन और रीजन सही हो लेकिन रीजन एसर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन सही व्याख्या नहीं है तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, लेकिन दोनों एसर्शन और रीजन करेक्ट होंगे. और ऑप्शन ए होगा जब दोनों एसर्शन एंड रीजन ट्रू होंगे, करेक्ट होंगे, बट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन ए. यदि रीजन एसर्शन का करेक्ट व्याख्या होगी, सही व्याख्या होगी, और दोनों स्टेटमेंट सही होंगे, दोनों स्टेटमेंट 1 इज एसर्शन, स्टेटमेंट 2 इज रीजन, तो ऑप्शन ए सही होगा. इन सी, एसर्शन ए इज ट्रू बट रीजन आर इज फॉल्स. ऑप्शन सी है कि अगर स्टेटमेंट 1 दैट इज एसर्शन सही है बट रीजन उसका कारण गलत है. कथन सही है लेकिन कारण गलत है. एसर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स. और अगर ऐसा किसी एसर्शन रीजन क्वेश्चन में ऐसी बात होती है जिसमें कि कथन एसर्शन सही है परंतु रीजन कारण गलत है तो ऑप्शन सी सही होगा. एंड ऑप्शन डी इज बोथ एसर्शन एंड रीजन आर फॉल्स. दोनों एसर्शन तथा रीजन, कथन तथा कारण दोनों गलत हों किसी क्वेश्चन में, अगर ऐसा है तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा. कोई भी सही नहीं है, ना एसर्शन सही है ना ही रीजन सही है. तो ऐसी स्थिति में, किसी प्रश्न में अगर ऐसी स्थिति आती है तो ऑप्शन डी सही होगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 1. एसर्शन इज बेसिक डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंड मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज दैट फॉर्मर इज डिसकंटिन्यूअस. फॉर्मर मीन्स electric field line is discontinuous and the latter means magnetic line of force or magnetic field line is continuous. assertion तो बिल्कुल सही है. अब रीजन को देखा जाए, no electric lines of force exist inside a charged body but magnetic field lines do exist inside a magnet. रीजन है कि किसी चार्ज बॉडी के अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रेजेंट नहीं होता है, लेकिन मैग्नेट के अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एग्जिस्ट करता है, प्रेजेंट होता है. यह भी सही है, और सही ही नहीं है बल्कि रीजन, कारण, एसर्शन का सही व्याख्या, एक्सप्लेनेशन भी है. क्योंकि चार्ज कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं होता है. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट फाउंड इनसाइड ए चार्ज कंडक्टर, whereas magnetic field lines are present inside a magnetic material or inside a bar magnet. Because in an electric dipole, electric field lines are produced from positive charge and terminate or end at negative charge. Therefore, electric field lines are discontinuous. पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होता है, नेगेटिव चार्ज में जाकर समाप्त हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है. इसलिए
क्लोज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप का फॉर्मेशन नहीं करते हैं और डिसकंटिन्यूअस है। लेकिन बार मैग्नेट में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से प्रोड्यूस होकर के साउथ पोल में इंटर करती है और फिर मैग्नेट के अंदर एयर से होकर नॉर्थ से साउथ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, लेकिन मैग्नेट के अंदर मटेरियल के अंदर साउथ टू नॉर्थ। तो इस प्रकार एक क्लोज लूप का फॉर्मेशन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बार मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर करते हैं। इसलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कंटिन्यूअस क्लोज लूप है, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डिसकंटिन्यूअस, चूँकि इलेक्ट्रिक डाइपोल में पॉजिटिव चार्ज से प्रोड्यूस होकर के निगेटिव चार्ज में टर्मिनेट कर जाता है। इसलिए किसी चार्ज कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं पाया जाता है, चूँकि ये क्लोज लूप का फॉर्मेशन कर ही नहीं पाता है, चूँकि डिसकंटिन्यूअस है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, दैट इज assertion and region both are true, and assertion is the region is the correct explanation of assertion. Now question number 2, assertion is the poles, that is magnetic poles of magnet cannot be separated by breaking into two pieces. Region, the magnetic moment will be reduced to half when a magnet is broken into two pieces. तो assertion है, कथन है, स्टेटमेंट 1 कि किसी मैग्नेट के पोल्स को सेपरेट नहीं किया जा सकता, उसको दो पीस में डिवाइड करके अलग नहीं किया जा सकता। बात भी सही है। मोनोपोल मतलब मोनोमैग्नेटिक पोल इज नॉट पॉसिबल, एंड दिस इंफॉर्मेशन कम्स फ्रॉम गॉसेस लॉ इन मैग्नेटिज्म, बिकॉज इन ए मैग्नेट their atoms are found in form of a dipole, and in a dipole its charges, both charges cannot be separated. Therefore poles of a magnet cannot be separated, that is monopole cannot exist. And reason is, second statement is, the magnetic moment will be reduced to half when a magnet is broken into two equal pieces. मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है बार मैग्नेट का और मैग्नेटिक डाइपोल का, पोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाइड बाई लेंथ ऑफ द मैग्नेटिक डाइपोल, दैट इज अ स्मॉल m is the symbol of polar strength multiplied by 2L which is the length of a magnetic dipole. मैग्नेटिक मोमेंट किसी बार मैग्नेट का या मैग्नेटिक डाइपोल का होता है, इक्वल होता है उसका पोल स्ट्रेंथ तथा उस बार मैग्नेट के लेंथ, लंबाई के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो अगर बार मैग्नेट को हाफ कर देंगे तो उस सिचुएशन में उसका लेंथ भी हाफ हो जाएगा, मतलब 2L की जगह L हो जाएगा। तो मैग्नेटिक मोमेंट अब हो जाएगा कितना, ईच पीस का मैग्नेटिक मोमेंट अब दो पीसेस हो जाएगा एक बार मैग्नेट का। अब ईच पीस का मैग्नेटिक मोमेंट स्मॉल m इंटू L हो जाएगा, जबकि ओरिजिनल में मैग्नेटिक मोमेंट पूरे बार मैग्नेट का कितना था, ओरिजिनल बार मैग्नेट का m इंटू 2L, और हाफ कर देने के बाद लेंथ आधा हो गया तो मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा m इंटू L। इस प्रकार मैग्नेटिक मोमेंट बार मैग्नेट का जब मैग्नेट को दो पीसेस में डिवाइड कर दिया जाए तो हाफ हो जाता है। तो रीजन सही है और एसर्शन भी सही है, लेकिन रीजन जो है करेक्ट, रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन, बिकॉज दोनों बोथ आर डिफरेंट स्टेटमेंट्स। सिंगल पोल कैन नॉट बी एग्जिस्ट, दिस कम्स फ्रॉम गॉसेस लॉ इन मैग्नेटिज्म, मोनोपोल कैन नॉट बी एग्जिस्ट, एंड रीजन इज इफ ए बार मैग्नेट इज divided broken into two pieces is magnetic moment reduced to half. यह भी सही है, लेकिन both are independent statement. Reason is not the correct explanation of assertion. So option B is correct. In this situation we have option B, both assertion and reason are true, but R is not, the reason is not the correct explanation of A. Option B is correct. So here option B is correct in this question number 2. Now question number 3, assertion is, when a bar magnet is freely suspended, it points in the north south direction. जब किसी बार मैग्नेट को मुक्त रूप से लटकाया जाता है तो वह नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, बार मैग्नेट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में चला जाता है। इट्स पॉइंट्स इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। रीजन इज, द अर्थ बिहेव्स एज ए मैग्नेट विद द मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट फ्रॉम द ज्योग्राफिक साउथ टू नॉर्थ। रीजन में दिया है कि अर्थ भी मैग्नेट के जैसा बिहेव करता है, जिसका मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक एक्सिस साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन में होता है।
जबकि बार मैग्नेट नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में जाकर रुक जाता है। तो इसका मतलब है कि अर्थ का जिधर साउथ पोल है उधर बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल होगा, और अर्थ का जिधर नॉर्थ पोल है उधर बार मैग्नेट का साउथ पोल होगा, क्योंकि अपोजिट पोल्स के बीच में अट्रैक्शन होता है। देयर इज अट्रैक्शन बिटवीन अपोजिट पोल्स, मैग्नेटिक पोल्स। Therefore, both assertion and reason are correct, and reason is the correct explanation of both assertion and reason are true or correct, and reason is the correct explanation of assertion A. Now question number 4, assertion reason objective questions of chapter 5, Magnetic Matter, class 12. Assertion is magnetic field strength at a point on axial line of a bar magnet is along south pole to north pole of a magnet. Assertion है, that is a statement है, statement 1 कथन है कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ किसी बार मैग्नेट के एक्सियल पॉइंट पर रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ और रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन साउथ पोल से नॉर्थ पोल के लॉन्ग होता है, दैट इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन बार मैग्नेट में साउथ पोल टू नॉर्थ पोल होता है, के लॉन्ग होता है, दैट इज अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो असर्शन सही है बिल्कुल। रीजन इज द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कैन नेवर बी अलोंग नॉर्थ टू साउथ पोल ऑफ ए बार मैग्नेट। रीजन इज completely absolutely wrong because resultant direction of resultant magnetic field due to a bar magnet can be directed from north pole to south pole in the equatorial position or equatorial point at the equatorial point of a bar magnet due to a bar magnet, that is a point lies on the perpendicular bisector of a bar magnet. The direction of resultant magnetic field is opposite to that of the case of axial position. That is, resultant magnetic field of a bar magnet in its equatorial position at an equatorial position is from north pole to south pole, that is opposite to the direction of magnetic moment or opposite to the direction of plus x axis, that is along minus x axis. So region is wrong बिकॉज किसी बार मैग्नेट के इक्वेटोरियल लाइन पर उसके परपेंडिकुलर बिसेक्टर पर कोई पॉइंट होता है तो वहाँ पर बार मैग्नेट के कारण नेट मैग्नेटिक फील्ड, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन नॉर्थ पोल से साउथ पोल के अलोंग ही होता है, जबकि रीजन है कि द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कैन नेवर बी अलोंग नॉर्थ टू साउथ पोल ऑफ ए बार मैग्नेट, जो कि कंप्लीटली रॉन्ग है। नॉर्थ पोल टू साउथ पोल के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो सकता है, मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ का डायरेक्शन हो सकता है, लेकिन वह पॉइंट बार मैग्नेट के इक्वेटोरियल पोजीशन पर, इक्वेटोरियल लाइन में या इक्वेटोरियल लाइन पर होना चाहिए वह पॉइंट, और परपेंडिकुलर बिसेक्टर पर होना चाहिए। सो ओनली असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज रॉन्ग, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी इज व्हेन असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, सो ऑप्शन सी इन दिस क्वेश्चन इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, असर्शन इज गॉसेस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। बिल्कुल सही है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का गॉसेस लॉ मैग्नेटिज्म का है कि टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज लूप इज जीरो, दैट इज इंटीग्रल ओवर क्लोज लूप बी वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। डी एस वेक्टर इज ए स्मॉल एरिया वेक्टर डायरेक्टेड नॉर्मल आउटवर्ड टू द सरफेस एरिया। सो इंटीग्रल ओवर क्लोज लूप बी वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इज इक्वल टू जीरो। दिस इज गॉसेस लॉ इन मैग्नेटिज्म, वेयर एज Gauss's law in electrostatics is total electric flux through a closed surface is equal to 1 by epsilon 0 times the charge present inside the closed surface, that is phi E equals to integral over closed loop E vector dot ds vector is equal to q upon epsilon naught. But Gauss's law in magnetism is integral over
closed loop B vector dot ds vector is equal to 0. That is total magnetic flux through a closed surface is 0. So Gauss's law of magnetism is different from that for electrostatics, and reason is given. Isolated magnetic poles are not known to exist. Isolated मतलब सिंगल मैग्नेटिक पोल्स पॉसिबल नहीं है, एग्जिस्ट होना पॉसिबल नहीं है. बिल्कुल सही है. क्योंकि फ्रॉम गॉसेस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म द इंफॉर्मेशन इज दैट मोनोमैग्नेटिक पोल इज नॉट पॉसिबल, whereas in case of whereas an electric dipole can exist. इलेक्ट्रिक डाइपोल में दो पोल होता है, एग्जिस्ट करता है, लेकिन मोनो दैट मीन्स सिंगल इलेक्ट्रिक चार्ज में भी कैन एग्जिस्ट. सिंगल पॉइंट चार्ज भी एग्जिस्ट होता है, डाइपोल तो एग्जिस्ट होता ही है. तो मैग्नेटिक डाइपोल भी होता है एग्जिस्ट, लेकिन मैग्नेटिक बार मैग्नेट हमेशा मैग्नेट के केस में हमेशा डाइपोल ही प्रेजेंट होगा, उसमें सिंगल पोल पॉसिबल, सिंगल मैग्नेटिक मोनोपोल पॉसिबल नहीं है. दिस इंफॉर्मेशन कम्स फ्रॉम गॉसेस लॉ इन मैग्नेटिज्म. जबकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में गॉसेस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अनुसार जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है उसमें कोई चार्ज अगर प्रेजेंट है सिंगल चार्ज तो उसका 1/ε0 होगा टोटल फ्लक्स, या एक से ज़्यादा चार्जेज हैं, मोर चार्जेज आर प्रेजेंट इनसाइड द क्लोज सरफेस, देन अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल चार्जेज कैन बी टेकन. सो ए सिंगल पॉइंट चार्ज कैन एग्जिस्ट बट monomagnetic pole cannot exist. So assertion and reason both are true, correct, and reason is the correct explanation of the assertion. So option A is correct. Now question number 6. Assertion is Earth's magnetic field does not affect the working of a moving coil galvanometer. Moving coil galvanometer को it is abbreviated as M.C.G. M for moving, C for coil, G for galvanometer. मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर में कॉयल, रेक्टेंगुलर कॉयल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट के पोल पीसेस नॉर्थ पोल तथा साउथ पोल के बीच में सस्पेंडेड होता है, और मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर का मैग्नेटिक फील्ड काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है. इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का उस पर कोई प्रभाव इफेक्ट नहीं पड़ता है. तो देयरफॉर Earth's magnetic field does not affect the working of a moving coil galvanometer. जो भी कॉयल रोटेट करता है या डिफ्लेक्ट होता है अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन से, तो वह डिफ्लेक्ट होता है अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के कारण नहीं, बल्कि जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है उसका मैग्नेटिक फील्ड का प्रभाव के कारण कॉयल अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिफ्लेक्ट होता है. उस पर अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, बिकॉज अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज वेरी वीक. एंड रीजन इज द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज क्वाइट वीक एज कंपेयर टू मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इन द मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर MCG. अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड काफ़ी कमज़ोर है कंपेरिजन में मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर के मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर में जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट के कारण और पोल पीसेस के कारण, उससे अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड काफ़ी कमज़ोर होता है. सो बोथ assertion and reason are correct, and reason is the correct explanation of assertion. Since Earth's magnetic field is weak, so it does not affect on the working of a moving coil galvanometer. Option A is correct. Now question number 7. Assertion is in water value of magnetic field decreases. Reason water is a diamagnetic substance. वाटर डायमेट्रिक सब्सटेंस है और डायमेट्रिक मटेरियल का रिलेटिव परमिबिलिटी का वैल्यू स्मॉल होता है, 1 से स्मॉलर होता है. परमिबिलिटी होता है कंडक्शन पावर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन टू पास थ्रू ए मैग्नेटिक मटेरियल. तो डायमेट्रिक मटेरियल में मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स को रिपेल करने का प्रयास करता है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स डायमेट्रिक मटेरियल से होकर के पार ही नहीं करता है. डायमेट्रिक मटेरियल की प्रॉपर्टी है कि दे tend to repels the diamagnetic material diamagnetic material does not allow to pass the magnetic field lines through it. So magnetic field lines are repelled, that they pass through air when a diamagnetic material is kept
between the pole pieces of between two magnetic pole pieces, or a diamagnetic material is kept in the external magnetic field. So magnetic field lines so value of magnetic field decreases because magnetic field lines अगर पास ही नहीं करेगा डायमैग्नेटिक मटेरियल से तो मैग्नेटिक फील्ड तो प्रोड्यूस कैसे हो, मैग्नेटिक फील्ड तो डिक्रीज होगा ही. सो और वाटर जो है डायमैग्नेटिक मटेरियल है, तो इन वाटर वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीजेज, इसलिए वाटर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू घट जाता है क्योंकि रिलेटिव परमिबिलिटी का वैल्यू भी 1 से कम होता है. सो बोथ assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion. So option A is correct in this case. Now question number 8. Assertion is dimagnetism is universal. It is present in all materials. Reason field due to induced magnetic moment is opposite to the magnetizing field means external electric field. तो assertion है स्टेटमेंट कि कथन कि डायमैग्नेटिक मटेरियल यूनिवर्सल है, मतलब यह सभी सब्सटेंसेस में कुछ ना कुछ पाया ही जाता है, भले ही फेरोमैटिक प्रॉपर्टी और पैरामैटिक प्रॉपर्टी के कारण यह ओवरकम हो जाए, लेकिन डायमैग्नेटिक मैग्नेटिज्म जो है यूनिवर्सल प्रॉपर्टी है, वो सभी सब्सटेंसेस में पाए जाते हैं. और डायमैग्नेटिक मटेरियल में मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होता है वह एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में डायमैग्नेटिक मटेरियल को रखे जाने पर, तो डायमैग्नेटिक मटेरियल स्लाइटली रिपेल होता है. एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में डायमैग्नेटिक मटेरियल एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के कारण स्लाइटली रिपेल होता है. तो इंड्यूस मैग्नेटिज्म का जो डायरेक्शन है, इंड्यूस मैग्नेटिज्म और इंड्यूस मैग्नेटिक मोमेंट का, वह अपोजिट होता है टू द रीजन इज फील्ड ड्यू टू इंड्यूस मैग्नेटिक मोमेंट इज अपोजिट टू द मैग्नेटाइजिंग फील्ड. तो जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड होगा, उसके जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाने की टेंडेंसी तो होती ही है डायमैग्नेटिक मटेरियल का. तो उसका अपोजिट, तो उसका इंड्यूस मैग्नेटिक मोमेंट का जो डायरेक्शन होगा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटाइजिंग फील्ड के क्या होगा, अपोजिट होगा. So both statement assertion and reason are correct, and assertion is the correct explanation of reason is the correct explanation of the assertion. So assertion was in this case was डायमैग्नेटिज्म इज यूनिवर्सल, इट इज प्रेजेंट इन ऑल मटेरियल. सभी मटेरियल में कुछ ना कुछ डायमैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी पाया जाता है. अब ये बात अलग है कि फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी या पैरामैग्नेटिज्म के कारण ये ओवरकम हो जाए, वो अलग बात है. नाउ क्वेश्चन नंबर 9. assertion is when diamagnetic material is placed in a non-uniform magnetic field, it tends to move from a stronger to weaker part of the magnetic field. This is assertion which is correct, true, and reason is diamagnetic materials possess the strong magnetism. This is wrong. Diamagnetic material possess very weak magnetism, not a strong magnetism. So assertion is true, but reason is false. So option C is correct. अब assertion में है कि जब किसी डायमैग्नेटिक मटेरियल को नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है, तो वे डायमैग्नेटिक मटेरियल टेंड करता है मूव करने का स्ट्रॉन्गर टू द वीकर पार्ट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. सिंस डायमैग्नेटिक मटेरियल आर रिपेल्ड when placed in the external magnetic field, when placed between two pole pieces of a magnet, that is when external magnetic field is applied, diamagnetic substance tends to move away from the direction of magnetic field. That is from a stronger portion, a stronger part to, they tends to move, that is diamagnetic materials tend to move from a stronger part to weaker part, because diamagnetic materials are slightly repelled by the external magnetic field. So they tend to move, that is diamagnetic materials tend to move from a stronger to weaker part of the magnetic field. So assertion is true, but reason is correct. Diamagnetic material possess weak magnetism, not a strong magnetism. So option C is correct. Now question 10. Assertion is
Paramagnetic substances get weakly attracted to a magnet. Paramagnetic substance मैग्नेट के टुवार्ड्स, मैग्नेट की ओर कमज़ोर ढंग से आकर्षित होते हैं, वीकली अट्रैक्ट होता है। ये बात सही है, यह बात सही है। सो असर्शन इज ट्रू। अब रीजन को देखा जाए, उसके बाद डिसीजन लिया जाएगा कि कौन ऑप्शन सही है। रीजन इज दे हैव टेंडेंसी टू मूव फ्रॉम ए रीजन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड टू वीक मैग्नेटिक फील्ड। दे हैव, दैट इज पैरामैग्नेटिक मटेरियल हैव टेंडेंसी टू मूव फ्रॉम ए रीजन ऑफ a strong magnetic field to weak magnetic field। चूँकि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस वीकली अट्रैक्ट होता है मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, वीकली अट्रैक्ट होता है मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। सो दे हैव ए टेंडेंसी टू मूव फ्रॉम ए रीजन ऑफ वीक मैग्नेटिक फील्ड टू अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। दे Diamagnetic substances have tendency to move from a stronger to weak part of the magnetic field, but paramagnetic substances have a tendency to move from a weak magnetic field from weak magnetic field to a strong magnetic field, because they are attracted towards slightly they are attracted slightly towards the poles of magnets, that is along the direction of magnetic field. So paramagnetic substances tend to move from weaker part to a stronger part of the magnetic field, not from a stronger to weaker. So assertion is true, but reason is false. So again option C is correct. Now question number 11. Assertion is the susceptibility of diamagnetic material does not depend on temperature. That is, susceptibility is independent of diamagnetic materials इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है, टेम्परेचर घटे बढ़े कोई उसका प्रभाव नहीं होता है। एंड रीजन इज, जो कि सही है, ट्रू है, एंड रीजन इज एवरी एटम ऑफ ए डायमैग्नेटिक मटेरियल इज नॉट ए कंप्लीट मैग्नेट इटसेल्फ। एवरी एटम ऑफ ए डायमैग्नेटिक मटेरियल इज नॉट ए कंप्लीट मैग्नेट इटसेल्फ। ये रॉन्ग है, क्योंकि डायमैग्नेटिक मटेरियल हो या पैरामैग्नेटिक मटेरियल हो, उसके ईच एटम मैग्नेटिक डाइपोल की तरह, मैग्नेटिक डाइपोल के जैसा के फॉर्म में होता है। यह बात अलग है कि डायमैग्नेटिक मटेरियल में नेट मैग्नेटिक मोमेंट, किसी एटम का नेट मैग्नेटिक मोमेंट, किसी एटम में का नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो होता है, इसलिए कि ऑल सेल्स आर फिल्ड एंड देयर इज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन ए डायमैग्नेटिक मटेरियल। सो नेट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एन एटम ऑफ ए डायमैग्नेटिक मटेरियल इज जीरो, बट एटम्स आर in form of dipoles. When a diamagnetic material is placed in the external magnetic field, then negative magnetism, because diamagnetic material tends to move away from the direction of external magnetic field. So negative magnetism is produced in the presence of external magnetic field. So magnetic susceptibility of a diamagnetic material is negative. So in this question number 11, assertion is correct, but reason is wrong. So option C is correct again. Now question number 12. Assertion is at high temperature a ferromagnet becomes a paramagnet. Assertion is correct. टेम्परेचर बढ़ने पर फेरोमैग्नेट पारामैग्नेट जैसा बिहेव करता है। अकॉर्डिंग टू क्यूरी लॉज, ससेप्टिबिलिटी ऑफ ए पैरामैग्नेटिक मटेरियल डिक्रीजेज विथ टेम्परेचर। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का भी टेम्परेचर बढ़ने पर फेरोमैग्नेट भी टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ मैग्नेटिज्म लूज करता है और पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस जैसा बिहेव करता है, तब उसमें पैरामैग्नेटिक मटेरियल जैसा बिहेव करता है। और पैरामैग्नेटिक मटेरियल का टेम्परेचर बढ़ने पर सब्सिडिटी बढ़ती है, काई प्रोपोर्शनल वेरीज एज 1/T, एंड फॉर ए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल काई इजकल टू C/T माइनस C इज द क्यूरी कॉन्स्टेंट, T माइनस TC, T इज द टेम्परेचर, TC इज द क्यूरी टेम्परेचर, C इज क्यूरी कॉन्स्टेंट विच इज कॉल्ड क्यूरी बेस लॉ। तो टेम्परेचर बढ़ने के साथ
टेम्परेचर बढ़ने के साथ फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी, उसका फेरोमैग्नेटिज्म का जो प्रॉपर्टी है, फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी, वो डिक्रीज करता है और पैरामैग्नेट जैसा बिहेव करता है हाई टेम्परेचर पर, एबव क्यूबिक टेम्परेचर। लेकिन बिलो क्यूबिक टेम्परेचर, if T is greater than Tc, then a paramagnetic material behaves as a ferromagnetic material behaves as a paramagnetic material. But below Curie temperature, that is when temperature T is greater than Tc, smaller than Tc, then ferromagnetic material behaves as a ferromagnetic material behaves ferromagnetic. But if temperature increases, that is, and above Curie temperature, that is T is greater than Tc, a ferromagnetic material loses its magnetism and behaves as a paramagnetic material. So फेरोमैटिक प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। क्लियर है, फेरोमैटिक टेम्परेचर पर प्रॉपर्टी टेम्परेचर बढ़ने के साथ इंक्रीज करने के साथ घटता है, एंड हाई टेम्परेचर पर फेरोमैटिक बिहेव बिकम्स ए पैरामैग्नेट। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। सो assertion option A is correct in this question. Now we have to discuss last question, question number 13. Assertion is soft iron is used as transformer core. Soft iron का यूज होता है ट्रांसफार्मर कोर, लेमिनेटेड, जो कि लेमिनेटेड होता है, जिससे कि ईडी करंट के कारण जो एनर्जी लॉस होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का लॉस होता है हीट के फॉर्म में, उसको मिनिमाइज किया जा सके। दैट इज हीट प्रोड्यूस ड्यू टू ईडी करेंट्स, that is electrical energy is converted into in form of heat is minimized if transformer core is laminated in place of a single iron piece. So soft assertion is soft iron is used as transformer core, and reason is soft iron has narrow hysteresis loop. So assertion and reason both are true, and reason is the correct explanation of assertion because soft iron के केस में हिस्टेरिसिस लूप जो होता है नैरो होता है, जिससे कि सॉफ्ट आयरन की रिटेंटिविटी तो ज़्यादा होगी, अधिक होगी अगर स्टील के हिस्टेरिसिस लूप से कंपेयर किया जाए, तो रिटेंटिविटी तो ज़्यादा होगी लेकिन कोर्सिविटी कम होगी, और हिस्टेरिसिस लॉस भी कम होगा। मतलब हिस्टेरिसिस लॉस, एनर्जी लॉस भी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का लॉस हीट के फॉर्म में भी लेस एरिया है, लेस नैरो हिस्टेरिसिस, सॉफ्ट आयरन का हिस्टेरिसिस नैरो होने के कारण हिस्टेरिसिस लॉस भी कम होगा, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी का हीट के रूप में जो ईडी करंट के कारण प्रोड्यूस होता है हिस्टेरिसिस, और हिस्टेरिसिस में क्या होता है, एक तो ईडी करंट के कारण जो है एनर्जी लॉस भी कम होगा, और दूसरी लेमिनेटेड, उसको कोर को लेमिनेटेड करने से, और यहाँ हिस्टेरिसिस लॉस कम होगा। हिस्टेरिसिस में क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी से पीछे छूट जाता है। मैग्नेटिक फील्ड लैग बिहाइंड द मैग्नेटाइजिंग फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इन केस ऑफ हिस्टेरिसिस। तो अगर हिस्टेरिसिस लूप नैरो होगा तो हिस्टेरिसिस के कारण एनर्जी लॉस भी कम होगा, जबकि हिस्टेरिसिस लूप वाइडर होने से स्टील के केस में, तो उसमें एनर्जी लॉस ड्यू टू हिस्टेरिसिस अधिक होता है। तो सॉफ्ट आयरन है नैरो हिस्टेरिसिस लूप, चूँकि कोर्सिविटी कम हो जाएगी नैरो हिस्टेरिसिस लूप होने पर स्टील के कंपेरिजन में, इसलिए ट्रांसफार्मर कोर सॉफ्ट आयरन का यूज किया जाता है, जिससे कि कोर्सिविटी कम हो और रिटेंटिविटी भी कम हो। लेकिन जब नैरो हिस्टेरिसिस लूप होगा तो स्टील के कंपेरिजन से अगर किया जाए, स्टील के कंपेरिजन में, तो रिटेंटिविटी ज़्यादा होगी लेकिन कोर्सिविटी कम होगी। तो ऑप्शन ए इन दिस क्वेश्चन, ऑप्शन ए इज करेक्ट। सॉफ्ट आयरन इज assertion is soft iron is used as a transformer core, and reason soft iron has narrow hysteresis loop. नैरो हिस्टेरिसिस लूप होगा तो एनर्जी लॉस हिस्टेरिसिस ड्यू टू हिस्टेरिसिस कम होगा, और सॉफ्ट आयरन का परमिबिलिटी हाई होता है लेकिन कोर्सिविटी काफ़ी कम होता है, तो इसलिए इसका यूज किया जाता है सॉफ्ट आयरन का ट्रांसफार्मर कोर के रूप में, और लेमिनेटेड कर दिया जाता है जिससे कि ईडी करंट्स के कारण एनर्जी लॉस, मतलब हीट के रूप में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का लॉस हीट के रूप में कम हो। और इसी क्वेश्चन के डिस्कशन के साथ यह वीडियो समाप्त होता है। यह वीडियो यदि
आप सभी को पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, दूसरों से शेयर करें तथा सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। वैसे तो असर्शन रीजन क्वेश्चंस और भी हो सकते हैं इस चैप्टर में, लेकिन उनमें से कुछ इम्पॉर्टेंट असर्शन रीजन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को डिस्कस करने का प्रयास किया गया है, जो कि परीक्षा उपयोगी हो, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो, लाभदायक हो। उसमें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्ज़ाम पॉइंट व्यू से जो इम्पोर्टेंट हो और जो क्वेश्चन आने की संभावना अधिक हो, तो उसका ध्यान रखा गया है इस वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।